तारीख 26 नवंबर 2008। शहर मुंबई, हिंदुस्तान का धड़कता हुआ दिल। दुश्मन आतंक बेरहमी से फैला हुआ। उस भयानक रात के जख्म एक देश की आत्मा में गहरे उतर गए जो आज तक नहीं भरे। गोलियों की गूंज और मासूमों की चीखों में हिंदुस्तान ने एक सच्चाई का सामना किया जिसे वो अब नजरअंदाज नहीं कर सकता था। आतंकवाद का हमेशा बना रहने वाला खतरा। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, क्या हमने एक राष्ट्र के रूप में उस रात के बलिदानों से कुछ सीखा, या हम अपनी गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त हो गए हैं? हमारी सामूहिक भूलने की आदत नई त्रासदियों का रास्ता बना रही है। 17 साल बाद 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के ताज में जड़ा हुआ हीरा, पहलगाम की रमणीय शांति टूट गई। बंदूकों की आवाज ने हवा को चीर दिया, प्रकृति के सुरों को मौत के भयानक संगीत से बदल दिया। हिमालय की गोद में सुकून की तलाश में आए पर्यटक खुद को एक बुरे सपने में फंसा पाते हैं। निशाना मासूम नागरिक जिनका बस एक ही गुनाह था कि वो गलत समय पर गलत जगह थे। मकसद आतंक फैलाना, शांति के उस नाजुक ताने बाने को चीर देना जिसे बरसों के संघर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से बुना गया था। पहलगाम हमला उस क्षेत्र को त्रस्त करने वाली हिंसा के लंबे और खूनी इतिहास में बस एक और आंकड़ा नहीं था। यह एक क्रूर याद दिलाता था कि एक नए कश्मीर, शांति और समृद्धि की धरती का वादा अब भी दूर है। इससे भी ज्यादा इसने उस असहज सच्चाई को उजागर किया कि 26/11 के सबक जो इतनी बड़ी कीमत पर सीखे गए थे, भुला दिए गए थे। मुंबई के भूत हमें सताने के लिए वापस आ गए थे। न्याय के लिए उनकी चीखें कश्मीर की घाटियों में गूंज रही थीं। जैसे ही हम इस ताजा त्रासदी के बाद जूझ रहे हैं, यह जरूरी है कि हम हिंसा और प्रतिशोध के तात्कालिक वृत्तांत से आगे देखें। हमें प्रणालीगत विफलताओं, राजनीतिक उदासीनता और सामाजिक विभाजनों का सामना करना होगा जिन्होंने आतंकवाद को जड़ें जमाने और फलने फूलने दिया है। तभी हम हिंसा के इस चक्र से मुक्त होने और एक ऐसा भविष्य बनाने की उम्मीद कर सकते हैं जहां हर नागरिक बिना किसी डर के रह सके। हमले लगभग 9:20 पर शुरू हुए, जिनका निशाना मुंबई का दिल था। भारत की ऐश्वर्य और इतिहास का प्रतीक प्रतिष्ठित ताजमहल पैलेस होटल आग की लपटों में घिर गया। एक और लग्जरी होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, युद्ध का मैदान बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, एक हलचल भरा रेलवे स्टेशन, अकल्पनीय नरसंहार का दृश्य बन गया। और कोलाबा की एक शांत रिहायशी इमारत में नरीमन हाउस, एक यहूदी आउटरीच सेंटर, बंधक स्थिति बन गया। 3 लंबे दिनों और रातों तक सपनों का शहर ऑटोमेटिक हथियारों और ग्रेनेड से लैस आतंकवादियों द्वारा बंधक बना लिया गया था। दुनिया ने दहशत में देखा क्योंकि हमले रियल टाइम में सामने आए। ताज से धुआं उठता हुआ, गोलियों की आवाजें और पीड़ितों की बेबस दलीलें हमारी सामूहिक स्मृति में बस गईं। कमांडो ने आतंकवादियों को बेअसर करने और बंधकों को बचाने के लिए बहादुरी से संघर्ष किया। उनका साहस अंधेरे में चमक रहा था, लेकिन आजादी की कीमत बहुत ज्यादा थी। सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन थे, एक एनएसजी कमांडो जिन्होंने ताज में बंधकों को बचाते हुए अपनी जान दे दी। उनके आखिरी शब्द, ऊपर मत आओ, मैं उनको संभाल लूंगा, भारतीय सैन्य इतिहास में दर्ज हो गए हैं, जो उनके अटूट साहस और निस्वार्थता का प्रमाण है। लेकिन वीरता से परे आम नागरिकों की असाधारण बहादुरी दिखाने की कहानियां थीं। होटल के कर्मचारी जिन्होंने मेहमानों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, पुलिसकर्मी जो कम हथियार होने के बावजूद अपनी जगह पर डटे रहे, और रोजमर्रा के मुंबईकर जिन्होंने अजनबियों के लिए अपने घर और दिल खोल दिए। 26/11 के हमले आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। उन्होंने भूमंडलीकरण और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क के उदय की चुनौतियों से जूझ रहे एक राष्ट्र की कमजोरियों को उजागर किया, लेकिन उन्होंने भारतीय भावना के लचीलेपन, विपरीत परिस्थितियों में एकजुट रहने के अटूट दृढ़ संकल्प को भी प्रकट किया। 26/11 के हमलों के बाद जैसे ही राष्ट्र ने अपने मृतकों का शोक मनाया और दुनिया ने एकजुटता व्यक्त की, आक्रोश और जवाब की मांग की एक सामूहिक भावना थी।
भारतीय धरती पर इतना बेशर्म हमला कैसे हो सकता है? आतंकवादी हमारी खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों से कैसे बच निकले? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसी त्रासदी को फिर कभी न होने देने के लिए क्या किया जा रहा है? कई जांच और पूछताछ शुरू की गई, रिपोर्ट लिखी गई और सिफारिशें की गई। तत्कालीन सरकार ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और देश के सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ने का वादा किया। फिर भी जैसे जैसे साल बीतते गए, बदलाव की शुरुआती गति कम होती दिख रही थी। हमारी सुरक्षा व्यवस्था में खामियों को दूर करने के लिए जरूरी कठोर फैसले लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति डगमगाती दिखाई दी। 26/11 के हमलों के कारण हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित राम प्रधान समिति ने खुफिया जानकारी साझा करने, तटीय सुरक्षा और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी सहित कई विफलताओं पर प्रकाश डाला। संसद में पेश की गई समिति की रिपोर्ट ने देश के सुरक्षा बुनियादी ढांचे में बदलाव के लिए कई सिफारिशें की, लेकिन इनमें से कई सिफारिशें लागू नहीं हुई, सत्ता के गलियारों में धूल फांकती रहीं। 26/11 के सबक पर कार्रवाई करने में विफलता केवल लापरवाही का मामला नहीं था, यह विश्वासघात था। यह उस विश्वास का विश्वासघात था जो भारत के लोगों ने अपनी सरकार में उन्हें नुकसान से बचाने के लिए रखा था, और यह उन लोगों की स्मृति के साथ विश्वासघात था जिन्होंने हमलों में अपनी जान गंवाई। उनका बलिदान राजनीतिक चालबाजी और नौकरशाही जड़ता में भुला दिया गया। पहलगाम के बीचों बीच बसा बैसरन का रमणीय घास का मैदान देर दोपहर के सूरज की सुनहरी रंगत से सराबोर था। ज्यादातर उत्तर भारत से आए पर्यटक बर्फ से ढकी चोटियों की पृष्ठभूमि में सेल्फी लेते हुए टट्टू की सवारी का आनंद ले रहे थे और हिमालय की शांति का आनंद ले रहे थे। उनमें से दिल्ली का एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर औशी भट्ट भी था, जो अपने घर वालों के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक गोलियों की आवाज से हवा टूट गई। औशी के कैमरे ने अराजकता और आतंक के शुरुआती पलों को कैद कर लिया, क्योंकि रमणीय दृश्य खून खराबे में बदल गया। पर्यटक चिल्लाए और कवर के लिए दौड़े, कुछ गोलियों की बौछार का शिकार हो गए। आतंकवादी उनके चेहरे मुखौटों के पीछे छिपे हुए थे। भीड़ के बीच से गुजरे, उनकी AK-47 आग और मौत उगल रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बाद में बताया कि कैसे हमलावरों ने खास तौर पर गैर कश्मीरी पर्यटकों को निशाना बनाया, गोली चलाने से पहले उनका धर्म पूछा। जैसे ही पहलगाम हमले की कहबर फैली, पूरे देश में सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। कश्मीर में वापसी की सामान्य स्थिति का ध्यान से बनाया गया आख्यान बिखर गया। यह हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी सरकार के विकास पहलों को प्रदर्शित करने के लिए इस क्षेत्र की हाई प्रोफाइल यात्रा के कुछ ही हफ्तों बाद हुआ। इसे उनके अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा गया। सरकार की प्रतिक्रिया तेज और अनुमानित थी। अपराधियों का शिकार करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की कस्में खाई गईं। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था और एक जाना पहचाना दोषारोपण का खेल शुरू हुआ, जिसमें सामान्य संदिग्धों को पकड़ा जा रहा था। लेकिन राजनीतिक भंगिमाओं और मीडिया उन्माद के बीच त्रासदी की मानवीय कीमत अपरिहार्य थी। पीड़ितों के चेहरे, युवा और बूढ़े, एक बेहुदा हिंसा में उनका जीवन छोटा हो गया। टेलीविजन स्क्रीन और अखबारों के पहले पन्नों से हमें घूर रहे थे, और एक बार फिर राष्ट्र को असहनीय सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सभी संभावित निशाने पर हैं। जैसे ही हम 2025 की घटनाओं पर विचार करते हैं, पीड़ितों द्वारा सहे गए दर्द और सत्ता में बैठे लोगों की घोर अक्षमता के बीच आश्चर्यजनक समानता को नजरअंदाज करना असंभव है। मदद के लिए उनकी चीखों की गूंज इतिहास के गलियारों से गूंजती है, जो विफलता की कीमत की भयावह याद दिलाती है। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, एक पल में मुझसे छीन लिया गया। मेरे आंसू कभी खत्म नहीं होते और दर्द कभी कम नहीं होता। कितनी और माताओं को ये दुख सहना होगा।
कुछ किए जाने से पहले और कितनी जानें बर्बाद होनी चाहिए। ये लगभग हंसी की बात है ना? वादे, आश्वासन, अंतहीन बयानबाजी। फिर भी हम यहाँ हैं, अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी भी बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब तक हमें यह तमाशा सहना होगा? लोगों की आवाज कब सुनी जाएगी और असली कार्रवाई कब होगी? इतनी भारी त्रासदी के बावजूद हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। हमें एक सुरक्षित कल के लिए प्रयास करना चाहिए, जहां अतीत के सबक हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करे। साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां ऐसी भयावहताएं बस एक दूर की स्मृति हों और शांति का वादा हमारी मुट्ठी में हो।